कैसे हैं आप मित्रों? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। मतलब मुगल साम्राज्य का पतन कैसे हुआ। इतना जो माइटी, इतना जो शक्तिशाली साम्राज्य है वो कैसे बिखर रहा है, ये कैसे आगे के समय में बिखरेगा। तो जो हम अपनी शुरुआत करेंगे, शुरुआत जो है औरंगजेब की मृत्यु से करेंगे। जब औरंगजेब की मृत्यु हुई उसके बाद घटनाएं हैं कैसे घटी। मुगल अंपरर जो औरंगजेब है, मार्च 1707 में डेथ हो रही है। इस समय इसकी जो उम्र है वो है 89 ईयर, एक कम 90 साल। इसके मरने के बाद में इसके 3 लड़के हैं। 3 जो लड़के हैं उनके बीच में आपस में गद्दी को लेके, सिंहासन को लेके एक युद्ध जो है वो छिड़ जाएगा। और उसके बाद में बहादुर शाह जो है वो सक्सीड करेंगे। लेकिन अभी एक मोटा मोटा ओवरव्यू है, उसको समझने की कोशिश करते हैं कि जब डिक्लाइन हुआ तो क्या क्या चीजें हो रही थी उस टाइम पे, औरंगजेब के बाद में क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले तो बात करेंगे कि इनका जो राज्य है, जो मुगल का साम्राज्य है वो कैसे टूट रहा है। तो मुगल साम्राज्य के जो 3 बड़े सूबे हैं, काफी बड़े सूबे हैं, जिससे कि इनको एक रेगुलर और फिक्स इनकम आ रही है, जिससे ये अपने खर्चों को चला पा रहे हैं, सैनिकों को भाड़ा जो है सैलरी दे पा रहे हैं। वो 3 कौन से राज्य हैं जो कि डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, मतलब इनसे अलग हो रहे हैं। तो नॉर्थ में अगर बात करें तो अवध, जहां पर मुगल सूबेदार है सादत खां। सादत खां जो है मुगलों से हटके अपना एक ईरानियन कल्चर डेवलप करते हैं और बाद के दिनों में जो लखनऊ है वहां की राजधानी बनती है। दूसरा, साउथ में आप चले जाइए जहां पर हैदराबाद, एक हैदराबाद आज का हैदराबाद नहीं जो कि एक केवल शहर है, हैदराबाद एक रियासत, तो जिसमें कि तेलंगाना और आंध्रा का रीजन है। वहां पे चिनकुलिच खां है, चिनकुलिच खां सूबेदार हैं। वो भी अपने आप को मुगलों से अलग कर लेते हैं और अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करते हैं। उसके बाद आप आइए ईस्ट में, अर्थात पूर्व में आइए तो जो बंगाल का सूबा है, बहुत जिसे कहते हैं रेवेन्यू देने वाला, बहुत मालदार जिसे आप सूबा कह सकते हैं, वो है। क्योंकि वहां कोस्ट लाइन है, व्यापार वहां पर काफी हो रहा है। तो मुगलों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सूबा था और वहां पर भी मुर्शीद कुली खां जो है इनके सूबेदार है, जो कि अलग हो जाएंगे। ये सब औरंगजेब के बाद में हो रहा होगा। दूसरा क्या है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि अभी तक एक्टिव नहीं है, अब वो है क्या, इंडियन पॉलिटिकल अफेयर्स में के में वो इंटरेस्ट लेना शुरू कर देगी और कहीं ना कहीं अपने आप को स्टेब्लिश करने की कोशिश करेगी। बाद में हम देखते हैं कि प्लासी में 1757 में वो कैसे जीतते हैं, वो खैर बाद में देखेंगे। लेकिन कैसे चीजों की शुरुआत हो रही है उसको समझने की कोशिश करते हैं। मराठा है, मराठा बार बार आक्रमण कर रहे हैं। बाजीराव फर्स्ट 1737 में आता है दिल्ली, काफी नुकसान पहुंचाता है, लूटपाट करता है। और उस टाइम पे ऐसा ही होता था, लोग आक्रमण करते थे और बहुत सारा जो लूटपाट का माल है वो अपने साथ में लेके चले जाते थे। फिर नादिर शाह है जो कि अफगानिस्तान है, तो एक फॉरेन इन्वेडर्स है वो भी आ रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी ये भी फॉरेन ही है, तो ये आ रहे हैं। नादिर शाह 38-39 में दिल्ली में काफी तबाही मचाता है, उससे पहले पंजाब में भी काफी तबाही मचा चुका है। अब आता है वो दिल्ली में, फिर भी मुगल है, कुछ नहीं कर पा रहे होते। तो बाजीराव फर्स्ट हो या फिर नादिर शाह हो, इससे ये चीज मालूम पड़ जाती है कि जो मुगल अंपायर है अब ये टूट रहा है, इसको कोई भी संभाल नहीं सकता है। ये एक प्रकार से कहते हैं जैसे इबारत लिखी जा चुकी है कि मालूम पड़ चुका है, खोखला हो गया है। अच्छा, उसके मुगल अंपायर डिक्लाइन के बहुत सारे कारण हैं जिसको कि हम एक एक करके चर्चा करेंगे। लेकिन आज हम क्या चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में,
उसको भी समझ लीजिए। तो आज मेनली जो है हम जो तीन इनके जो शुरुआती हैं, औरंगजेब के बाद में जो तीन लोग हो रहे हैं, शासक हो रहे हैं, राजा हो रहे हैं, तो बहादुर शाह जो फर्स्ट है, यहाँ पे मैंने फर्स्ट नहीं लिखा है क्योंकि एक्चुअली में कोई फर्स्ट नहीं अपने आप को लिखवाता था कि मैं बहादुर शाह फर्स्ट हूँ। या हमारे समझने के लिए इतिहासकार है लिख देते हैं कि ये बहादुर शाह फर्स्ट हैं, ताकि लोग कंफ्यूज ना हो उस बहादुर शाह जफर से जो कि 1857 में लड़ाई किया था। तो वो द्वितीय था, ये फर्स्ट है, तो इसे कंफ्यूज नहीं होने के लिए ऐसा है, लेकिन उसने ऐसा कोई अपना नाम नहीं रखा था। एक्चुअली में इसका नाम पहले मुअज्जम था, प्रिंस मुअज्जम, मुअज्जम के नाम से जाना जाता था। और इसके साथ में दो भाई हैं इसके, मोहम्मद आजम है और काम बख्श है। ये तीनों लोग जो है आपस में लड़ाई करते हैं कि ऐसा है कि गद्दी के लिए दावेदार कौन होगा। अब इस दावेदारी में दो युद्ध होते हैं। एक होता है जो आपका मोहम्मद आजम है उनके साथ में होगा, और दूसरा जो होगा वो काम बख्श के साथ में होगा। काम बख्श का जो युद्ध होगा वो थोड़ा सा बाद में होगा, वो 1709 में होगा। साथ में उनकी मृत्यु हुई है, 9 में वो लड़ाई होगी। लेकिन जो इमीडिएट लड़ाई होती है, तुरंत की जो लड़ाई होती है और जो कि डिसाइसिव है, वो लड़ाई होगी जजाऊ का जो बैटल है वो होगा, और वो होगा प्रिंस मुअज्जम, जिसे कि बाद में बहादुर शाह फर्स्ट बोला जा रहा है, और मोहम्मद आजम के बीच में। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि जब बात होती है जजाऊ के युद्ध की, तो बहुत लोग जो है ये डिस्कस नहीं करते कि जजाऊ ये है कहां पर, इसकी लोकेशन क्या है, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसको समझना जरूरी है। जो जजाऊ है असल में आगरा का एक तहसील है, खैराबाद, खैरागढ़ है, खैरागढ़ में एक ये गांव है जजाऊ। तो वहां पे, अच्छा ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये बता देना चाहेंगे। जो जजाऊ है वहां पे क्या है, एक घटना जुड़ी है, एक व्यक्ति है जो कि और इतिहास के पटल पे उभर के आता है, उसका नाम है चूड़ामल। चूड़ामल क्या करता है, जब ये लड़ाई हो रही होती है तो एक बहुत ही क्या कहूं, शातिर इंसान है, एक बहुत ही एम्बिशियस पर्सन है, जो कि अपने राज्य को बढ़ाना चाहता है। उस टाइम पे वो कोई राजा नहीं है, एक बड़ा सामंत है, लेकिन बढ़ने की उसकी हसरत है, वो आगे बढ़ना चाहता है। तो क्या करते हैं, जब ये जो मुअज्जम साहब हैं और इनके भाई मोहम्मद आजम है लड़ाई कर रहे होते, तो पहले वो इनकी सेना को लूटता है, इनकी सेना को लूटता है। फिर वो समझ जाता है कि यार ठीक है लूटपाट कर रहे हैं, लेकिन अच्छा लूटपाट कैसे होती थी उसमें, छापा मार युद्ध होता था। मतलब जा रही है, बीच में अचानक से आपने अटैक किया और आप उनके टेंट में घुस गए, बहुत सारी चीजों को लूट के बाहर निकल आए, जब तक उनको समझने का मौका ना दीजिए। तो पहले तो उसने इनको लूटा, लेकिन ये समझ गए कि इनके पास में सपोर्ट ज्यादा है, ये जीत जाएंगे। तो क्या किया, इनके भाई को कमजोर करने के लिए इनके भाई को लूट लिया। वो ऑलरेडी कमजोर था और कमजोर हो गया, और क्या हुआ, हार गया। हारने के बाद में जो चूड़ामल साहब है, अब उनको रियलाइज हो गया कि अब तो यही है, बादशाह बन चुके हैं हिंदुस्तान के। तो इनके थोड़े दिनों बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, बहुत सारा चूंकि धन लूट चुका है, तो थोड़ा सा नजराना के रूप में लेके जाता है कि देखिए सब हम आपके अंडर में रहेंगे और आप अपनी कृपा दृष्टि हम पे बनाए रखिए। फिर बहादुर शाह जफर कहते हैं, ये सॉरी बहादुर शाह कहते हैं कि हाँ कोई बात नहीं है, ठीक है आप हमारे अंडर में रहिए। अच्छा, ये जो चूड़ामल साहब है, तो चूंकि जजाऊ की युद्ध की बात हो रही है, चूड़ामल आए, तो चूड़ामल से फिर बाद के दिनों में जो जय सिंह है, जय सिंह कहाँ के हैं, ये कछवाहा राजपूत है, आमेर के राजा हैं। आमेर मतलब जयपुर, ध्यान दीजिएगा, जब आमेर की बात हो तो आप जयपुर समझिए, और जब मारवाड़ की बात किया जा रहा है तो जोधपुर की, ये वही जोधपुर है, मारवाड़ जोधपुर वही है जो 1947 में कभी पाकिस्तान में जाने वाला था। उसकी भी बात करेंगे, लेकिन वो बाद के दिनों में बात होगी। तो अभी जयसिंह से जो चूड़ामल साहब हैं वो दोस्ती करेंगे, फिर दोस्ती करेंगे, कुछ उसमें गद्दारी भी होगी, और क्या कहते हैं कुछ जो लैंड है उसको कैप्चर करेंगे और अपने आप को इस्टेब्लिश करेंगे। अच्छा, जो चूड़ामल है अब वो राजा कहलाने लगेंगे। चूड़ामल साहब हैं जो कि
आपका जो भरतपुर का एरिया है, राजस्थान के भरतपुर का एरिया है, वहां पर ये अपने आप को इस्टेब्लिश कर लेंगे और इतिहास के सुनहरे पन्नों में इनका नाम लिखा जाएगा। अच्छा, ये जो है चुड़ैल साहब है, ये जो है जाएंगे आपके बहादुर शाह के साथ में बाद के दिनों में 1710 में ये सरहिंद भी जाएंगे, पंजाब भी जाएंगे और वहां पर क्या करेंगे, एक वॉरियर है, पंजाब वॉरियर है बंदा बहादुर, उसको हराने में ये मदद भी करेंगे। फिर चूड़ामल से संबंधित और भी बहुत बात है, लेकिन जब हम जाट किंगडम की बात कर रहे होंगे, जब जाट राज्य की बात कर रहे होंगे, तो हम उसमें उसको डिटेल में पढ़ेंगे। बस हम अभी के लिए इतना ही कह रहे हैं कि जजाऊ जो युद्ध है, ये सूरज मल के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी साबित हुई। बाद के दिनों में उसी एक जाट राजा और फेमस होंगे, काफी फेमस होंगे, उनका नाम है सूरजमल। और ये जो आपके चूड़ामल साहब है 1721 में 1721 में आत्महत्या कर लेते हैं। उसके रीजंस होते हैं, उस पर भी बात करेंगे। फिलहाल आते हैं बहादुर शाह जफर पे, सॉरी बहादुर शाह फर्स्ट पे। तो बहादुर शाह जो फर्स्ट है, ये क्या करते हैं, अब इनकी एज है 63 ईयर, 63 साल के हो चुके हैं, बुढ़े हैं। अब चूंकि पिताजी इनके 89 ईयर के रहे हैं, तो इनकी उम्र ज्यादा होनी स्वाभाविक है। तो ये देख ही रहे, ज्यादा दिन तक ये जी नहीं पाएंगे, केवल 5 साल तक ये जीते हैं। अच्छा, ये क्या करते हैं, ये जब होते हैं तो ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं चीजें गड़बड़ हो रही है। औरंगजेब के समय में ऐसा नहीं है कि उस समय गड़बड़ नहीं हो गया था, औरंगजेब के समय में ऑलरेडी गड़बड़ हो गया था, क्योंकि वो बहुत भारी भारी युद्ध लड़ रहा है, दक्कन में लड़ रहा है, और उसका जो राज्य है वो बहुत बड़ा है। फिर सैनिकों को वेतन देना, बहुत सारे खर्चे होते हैं। जितना आपका राज्य बड़ा होगा उतना बड़ा खर्चा होगा। अगर नए क्षेत्रों को आप नहीं जीत पा रहे हैं तो दिक्कतें होती हैं, वो हम मुगल डिक्लाइन में डिटेल से डिस्कस भी करेंगे। तो शुरुआत में क्या है, एक पैसिफिक पॉलिसी रखता है, मतलब वो शांति की नीति अपनाता है कि हम लोगों से लड़ेंगे नहीं। राजपूतों के साथ में भी है, वो अपने संबंध को सुधारता है, अच्छा करता है। जो मराठा है, मराठा प्रिंस है, मराठा प्रिंस जो साहू है, मराठा प्रिंस साहू को जो मुगल कैप्टिविटी है उसका जो आपका 1689 में औरंगजेब ने उसको कैद कर लिया था। तो जो प्रिंस साहू है, इनको भी आज का जो महाराष्ट्र है वहां पे मराठों के लिए छोड़ देंगे। वहां पर भी एक राजनीति होगी, उसको भी समझेंगे। मित्रों, ये सब घटनाएं आपस में बहुत जुड़ी हुई हैं, इन घटनाओं को आपस में जोड़ के ही देखना है, तो हिस्ट्री जो है काफी रुचिकर हो सकता है, बोरिंग नहीं होगा। अच्छा, उस टाइम पे जो बहादुर शाह जो फर्स्ट हैं और क्या चीजें कर रहे हैं, ये सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन जो ये एक सिख जो एम्पायर है, वो उसको बनाने में एक व्यक्ति है जो कि बहुत तेजी से प्रयास कर रहा है, बंदा बहादुर। तो वहां पर वो जो है उस चीज को नहीं पसंद कर पा रहे हैं कि नहीं, इसको तो नहीं माफ करेंगे और तो जगहों पे चीजें चल जाएंगी। फिर वो उनके खिलाफ में लड़ाई करते हैं। और जो लोहगढ़ है, लोहगढ़ से कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। लोहगढ़ मेनली 3 जगह पे आपको सुनाई पड़ेगा, पंजाब में भी सुनाई पड़ेगा, हरियाणा में भी सुनाई पड़ेगा, हिमाचल में भी। तो ये जो लोहगढ़ है, ये एक्चुअली में हरियाणा में है, हरियाणा के जमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में है, जहाँ की बंदा बहादुर जो है अपना फोर्ट बनवाए हैं। और लोहगढ़ का मतलब है अंग्रेजी में आयरन फोर्ट, मतलब जो लोहे का बना हुआ, मतलब काफी मजबूत है। तो जो लोहगढ़ की लड़ाई है वहां पर इनको डिफीट करेंगे। और जो सरहिंद का इलाका है, ये सरहिंद का इलाका पंजाब का इलाका है। तो अब लोहगढ़ में आ रहा है, सरहिंद वाला जो इलाका है, वहां पर क्या कहते हैं, जो सूबा है उसको बहादुर शाह जो है इसको अपने अंडर में करेंगे। अच्छा, ये सरहिंद का इलाका, ये वही इलाका है जहां पर गुरु गोविंद साहब के 2 बेटे हैं, उनका कत्ल हुआ था, औरंगजेब ने उनको दीवालों में चुनवा दिया था। अब इनके भी ये 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, वो भी आपस में लड़ पड़ते हैं। अभी इनको मृत्यु होती है, मृत्यु होने के 1 महीने बाद ये दफनाए जाते हैं। 1 महीने तक 4 बच्चे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। फाइनली जो है इनका एक लड़का है जादर शाह, जो कि इनके मरने के 1 महीने बाद मार्च 12 में सक्सीड करता है, लेकिन वो ज्यादा दिन नहीं रह पाता, केवल 1 साल रह पाता है। और किसकी मदद से, अब देखिए
घर के मामले में भी अब बाहर के लोग आ रहे हैं, घर के मामले को ये लोग सेटल नहीं कर पा रहे हैं। और जो जुल्फिकार खान है, जो कि एक ईरानियन नेता है, मतलब वहां पर मुगल कोर्ट में बहुत सारे गुट हैं, उन गुटों में एक गुट जो है वो ईरानी गुट भी है। तो ईरानी गुट का जो नेता है वो जुल्फिकार खान है। जुल्फिकार खान जो है इनको मदद करता है और ये जो है राजा बन जाते हैं। राजा बनते हैं और इनको वजीर बनाया जाता है। वजीर मतलब प्राइम मिनिस्टर। इनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। लेकिन जो इनका भतीजा है, जहादर शाह का जो भतीजा है वो फर्रुखसियर है। फर्रुखसियर क्या करता है, इनको चैलेंज करता है कि ऐसा है, आप हमारे लिए गद्दी छोड़ो। ऑब्वियस सी बात है, कोई नहीं गद्दी छोड़ेगा। तो क्या होता है कि जहादर साहब जो है ये मार दिए जाते हैं, जियान की जान ले ली जाती है। और जो फर्रुखसियर है, फर्रुखसियर जो है वो बन जाते हैं नए बादशाह। और फर्रुखसियर जो है जो बादशाह बनते हैं, ये आप लोग इतिहास में दो व्यक्तियों का नाम सुने होंगे, अब्दुल्ला खान और हुसैन अली। या अब्दुल्ला खान और हुसैन अली, जिसे कि सैयद बंधु भी कहा जाता है, ये किंग मेकर बोले जाते हैं कि इन्होंने राजाओं को बनाया। तो रिवार्ड स्वरूप इनको भी कुछ मिलता है। अब्दुल्ला खान है, ये जुल्फिकार खान वाली पोजीशन पा जाते हैं, मतलब ये बन जाते हैं वजीर, बन जाते हैं प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। और जो हुसैन अली है, हुसैन अली बन जाते हैं मीर बख्शी बन जाते हैं। मीर बख्शी का मतलब ये होता है, यहाँ पे ये बात समझ लीजिए, मीर बख्शी ये होता है कि जो आज का जैसे आर्मी चीफ है, ये आर्मी चीफ होता है। प्लस जो आज का इंटेलिजेंस वाले जो डिपार्टमेंट के जो चीफ होते हैं, जैसे रॉ का चीफ हो गया या सीबीआई का चीफ हो गया, एनआईए का, वो वाला भी काम मीर बख्शी ही करता था। और प्लस वहां की जो नोबेलिटी है, मतलब वहां पर जो भी रईस लोग हैं, कोर्ट के बड़े लोग हैं, उन पर भी देख रेख करता था। वो मीर बख्शी का पद होता था, वो हुसैन अली साहब को मिल गए। अच्छा, ये जो हुसैन अली साहब है और ये जो अब्दुल्ला खान साहब है, ये क्या करते हैं, जब बनते हैं तो पूर्णतया जो है एडमिनिस्ट्रेशन को कैप्चर कर लेते हैं। हर चीज जो है उनके हिसाब से चल रही होती है। क्या होता है कि ये दोनों योग्य बहुत हैं, ये चाहते हैं, ये राज्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये सोचते हैं कि जो मुगल ग्लोरी है उसको एक बार फिर से आ जाए हमारे पास में। लेकिन ऐसा होता है कि इनको जो फर्रुखसियर साहब है, फर्रुखसियर साहब को ये लगता है कि हमको तो मतलब मैं तो ऐसे राजा बन गया हूं, मैं तो ऐसी बादशाह हूं, मेरा तो कुछ चलता नहीं है। तो वो सोचते हैं कि ऐसा है, इन सबसे पीछा छुड़ा लिया जाए, जो सैयद बंधु है इनसे पीछा छुड़ा लिया जाए। लेकिन ये दोनों बंधु है, ये इनसे ज्यादा ढीठ है, इनसे ज्यादा बुद्धिमान और होशियार है। वो क्या करते हैं, मराठा ट्रूप्स है, मराठाओं की इन्वॉल्वमेंट ऑलरेडी, उनका जो इंटरेस्ट है आ चुका है। वो क्या करते हैं, मराठा ट्रूप्स की मदद से फर्रुखसियर साहब को गला दबवा के, जी हाँ गला दबवा के इनको मरवा दिया। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि मुगल के मामलों में मराठे किस तरीके से एक्टिव हो रहे हैं, उनके इंटरनल मामलों में जो वजीर हैं वो एक्टिव हो रहे हैं। तो असल में कहा यह जाता है कि जो सरवाइव वही करेगा जो मजबूत होगा, लेकिन उनके यहाँ पर क्या चल रहा था, जो सबसे कमजोर होगा वो सरवाइव करेगा। अगर आप ज्यादा बेहतर है, अगर आप ज्यादा बेहतर है तो आपको जो वहां के जो कोर्ट के गुट हैं वो आपको नहीं पसंद है। अगर आप कमजोर हैं, चूंकि आप क्या होता है उनके इशारों पे चल सकते हैं, तो आपको बादशाह बनाया जाएगा। तो ऐसी चीजें चल रही। जब फर्रुखसियर साहब है, फर्रुखसियर साहब से जुड़ी हुई दो बातें हैं, दो इंपॉर्टेंट बातें, उस पर बात कर लेते हैं, जो कि गलती ही मानी जा सकती है। पहला क्या होता है कि 1717 में, 1717 में ये अभी खतरे को नहीं समझ पा रहे हैं, यूरोपियन जो खतरा है उसको नहीं समझ पा रहे हैं। अब बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो ट्रेड कर रही है। तो क्या करते हैं, ट्रेड के लिए बहुत सारी सुविधाएं हैं वो दे देते हैं, क्या पैसे करो आप। इवन देन ये तक होता है कि जो वहां का जो कस्टम ड्यूटी है, जो कि रेवेन्यू के लिए बहुत जरूरी है, वो क्या करते हैं कि आप कस्टम ड्यूटी आपको नहीं देना पड़ेगा। और फिर इन चीजों का जो इनको ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रिविलेजेस मिली, उसको बाद के दिनों में बंगाल में वो उससे बहुत पैसा बनाते हैं, बहुत तरीके से चीजें करते हैं। और इनका दूसरा काम है
वो क्या है कि जैसे कि आपको मालूम है कि बहादुर शाह हैं, बहादुर शाह जो बंदा बहादुर है, बंदा बहादुर एक वॉरियर है, सिख वॉरियर है, उसको इन्होंने हरा तो दिया। लोहगढ़ का फोर्ट, लोहगढ़ की बैटल में सरहिंद वाला जो इलाका है वो कैप्चर भी कर लिया, लेकिन अभी वो हार नहीं मान रहा है। वो क्या है, अभी भी छापामार युद्ध कर रहा है। और बंदा बहादुर का जो मेनली जो एक्टिव है जहां जिस एरिया में, वो कौन सा एरिया है, वो पंजाब का एरिया है, हरियाणा का एरिया है, आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एरिया है। और इवन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो मुस्लिम डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट हैं उस समय के, जैसे शामली है, मुजफ्फर नगर है, और ये क्या कहते हैं आपका सहारनपुर है, आज भी है कुछ वैसी ही पॉपुलेशन, लेकिन तब ज्यादा थी। वहां पर भी ये क्या कहते हैं छापामार कर रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं। तो इससे जो मुगल बादशाह है वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। वो सोच रहा है कि नहीं, एक तो इनको पूर्णतया जो है वो एलिमिनेट कर देंगे, पूर्णतया खत्म कर देंगे। तो जो फरूख सियर साहब है एकदम सीधा ऐलान कर देते हैं कि जो भी सिख मिले उनको मार दो, जो सिख व्यक्ति मिले उनको आप कत्ल कर दीजिए, उनको आप मार दीजिए। फिर फाइनली जो बंदा बहादुर साहब हैं, अब चूंकि एक एक करके उनके जो एरिया है वो मुगल जो है कैप्चर करते जा रहे हैं। तो पंजाब का एक डिस्ट्रिक्ट है गुरदासपुर, गुरदासपुर में फाइनली बंदा बहादुर के साथी पकड़े जाते हैं, उनको लोहे के केज में लाया जाता है। और बहुत सारे लोगों को बहुत बुरी तरीके से, बंदा बहादुर साहब को भी बहुत ब्रूटल तरीके से किसी का नाखून निकाला गया है, चमड़ी निकाल दिया गया है, और भाले की शमशीर के क्या कहते हैं नोक पे मारा गया, बहुत ब्रूटल तरीके से। मिडिवल टाइम में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जैसे होती हैं, और ये सब सारी घटनाएं आपको बताएं, ये पब्लिक व्यू में हुआ करती थी, मतलब लोगों को दिखा के हुआ करती थी, ताकि लोग टेरराइज हों, लोग समझें कि यहाँ कैसे है। तो उस टाइम था, ऐसा होता था। क्यों होता था, नहीं होना चाहिए था मेरे हिसाब से तो ऐसा, क्योंकि कोई भी वॉरियर हो, लड़ाई होती है तो एक हारेगा एक जीतेगा, लेकिन जीतने वाले को भी कम से कम इज्जत से मरने का तो अधिकार होना ही चाहिए फिलहाल। तो अब जो बंदा बहादुर साहब है, जो उनकी बात ही हो गई, तो इससे जुड़ी हुई कुछ बात कर लेते हैं। क्योंकि बंदा बहादुर है एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है। देखिए, जब गुरु गोविंद साहब हैं, जो उनके 10वें गुरु हैं, सिख संप्रदाय के जो 10वें गुरु हैं, जब वो आखिरी गुरु भी समझे जाते हैं, उनके जो है बंदा बहादुर है उनके शिष्य हैं। और वो खालसा, जो खालसा राज्य है उसकी स्थापना करने की, उसको स्टेब्लिश करने में और राज्य को बनाए रखने में वो पूर्णतया वो पूरी कोशिश करते हैं। बंदा बहादुर उनका छोटा सा परिचय समझ लीजिए, अगर कहीं पे आता है तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि अभी हमने जो चूड़ामल साहब है उन पर बात कर ले, तो एक ये सब चूंकि घटनाएं हैं आपस में बहुत ही कोरिलेट करती हैं, जुड़ी हुई थी, तो उनको समझना जरूरी है। बंदा बहादुर साहब है, बंदा बहादुर साहब का जन्म जो है ये हो रहा है पुंछ डिस्ट्रिक्ट जम्मू में हो रहा है। ये डोगरा राजपूत है, हिंदू है, लेकिन ये क्या कुछ दिनों बाद इनको ऐसा लगता है कि मुझे तो साधु संत हो जाना चाहिए, सांसारिक जीवन ठीक नहीं है, तो ये चले जाते हैं नांदेड़। नांदेड़ कहाँ है, महाराष्ट्र में, गोदावरी रिवर के किनारे नांदेड़ है। वहां पर क्या करते हैं, अपनी मोनेस्ट्री बनाते हैं और जीवन निर्वाह कर रहे होते हैं। उसी समय इनकी मुलाकात जो होती है गुरु गोविंद सिंह साहब से होती है। तो ये उनके हो जाते हैं भक्त, चेले हो जाते हैं और उनको अपना गुरु मानते हैं। फिर गुरु गोविंद सिंह साहब जो है आखिरी दम तक ये उनके साथ में रहते हैं, और वो जो भी बैटल लड़ रहे होते हैं उसमें ये साथ में आते हैं। उनकी मृत्यु के बाद में ये उनके काम को आगे बढ़ाते हैं। और बहुत सारे इलाके हैं पंजाब के, हरियाणा के, इवन पश्चिम उत्तर प्रदेश तक ये छापामारी युद्ध या तो करते हैं, या तो वहां पर जो है जो राज्य है उसको कैप्चर करते हैं। अच्छा, एक इनका खास विशेष बात क्या है कि वहां पर जो भी जमींदारी है, जमींदारी को ये अबॉलिश कर रहे हैं, उसको खत्म कर रहे हैं। और कहते हैं कि भाई जो खेत पर जो किसान है, जो मेहनत कर रहा है, जो जोत रहा, ये उसी की है। तो इनका जितना भी एरिया है जो इनके अंडर में है, ये वहां पर इन बातों को चलाते हैं। अच्छा, अब ये सब सारी बातें होंगी तो ऑब्वियस सी बात है, मुगल जो नोबिलिटी है, मुगल जो क्या कहते हैं
जमींदार हैं मुगल के जुड़े हुए सूबेदार हैं, या वहां का जो हिंदुस्तान का बादशाह है, वो इन चीजों को पसंद नहीं करेंगे। तो इसलिए बंदा बहादुर जो है दुश्मन नंबर एक घोषित हो जाते हैं, घोषित हो जाते हैं। फिर आप देख ही रहे हैं कि 1716 ईस्वी में इनको किस तरीके से फर्रुखसियर जो साहब हैं उनके टाइम में इनको मौत के घाट उतार दिया जा रहा है। अच्छा, बंदा बहादुर से जुड़ी हुई दो रोचक बातें हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जा रहा है कि बंदा बहादुर वार मेमोरियल, अब चूंकि करंट का भी सवाल तो नहीं कह सकते, लेकिन इनसे जुड़ी हुई बात है, तो बंदा बहादुर साहब का जो वार मेमोरियल है ये सोनीपत में है। सोनीपत हरियाणा में इनका वार मेमोरियल है। अच्छा, इनके नाम से चूंकि बहुत ही वीर हैं, बहादुर है, तो इनके नाम से एक मीनार है, जैसे कुतुब मीनार है, या वहां पे आपका यूएई में बुर्ज खलीफा है, वो भी एक मीनार जैसा ही दिखता है। तो उसी तरीके से इनके सम्मान में भी मोहाली में 328 फीट का एक मीनार है, 328 फीट का एक मीनार है। आई थिंक उसका नाम फतेह मीनार है, फतेह मीनार करके है उसका नाम है। उसका भी थोड़ा सा रिलीजियस रीजन भी है, क्योंकि वहां पर सिख और मुस्लिम के बीच में आपस में इनके जो विजयों को याद करने में, इनके जो विक्ट्रीज हैं उनको याद करने में वो है। अच्छा, ये जो मोहाली डिस्ट्रिक्ट में है जो इनका वो, उसका ऑफिशियल नेम जो है वो SAS नगर है। SAS मतलब साहबजादे अजीत सिंह नगर है। और ये जो अजीत सिंह जो है ये गुरु गोविंद साहब के जो सबसे बड़े पुत्र हैं वो हैं। तो अगर पूछा जाता है कि मोहाली का ऑफिशियल नाम क्या है, तो SAS नगर है। अब इसमें तो जो फर्रुखसियर साहब हैं, यहां तक तो बात होगी। फर्रुखसियर साहब के बाद में बहुत सारी जो है वो राजा हो रहे हैं, छोटे छोटे समय के लिए बहुत होते हैं, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि औरंगजेब की मृत्यु के 50 साल के अंदर ही 9 जो है 9 हिंदुस्तान के जो बादशाह हैं या मुगल बादशाह हैं वो बदल जा रहे हैं। तो छोटे छोटे बहुत सारे लोग हैं वो इररिलेवेंट हैं, उनके बारे में कोई बहुत ज्यादा चर्चा करना जरूरी नहीं है। लेकिन एक ओवरव्यू में मुगल जो है उनके डिक्लाइन के क्या क्या रीजन रहे हैं, क्या कारण रहे हैं, उसको हम आगे की वीडियो में समझने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।